अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। फकीर या करोड़ों का ब्रांड। एक तरफ वो खुद कहते हैं मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स बताती है कि उन्हीं के नाम पर करोड़ों की पीआर मशीन्स, लग्जरी कारें, महंगे ग्लासेस और दुनिया भर में इमेज बिल्डिंग कैंपेन चलते हैं। तो सवाल है, क्या ये साधारण इंसान है या भारत के इतिहास का सबसे सफल पॉलिटिकल मार्केटिंग प्रोडक्टर? अगर कोई सच में फकीर है तो उसका असली ताकत साधारण जीवन होना चाहिए या करोड़ों रुपए की ब्रांडिंग। आज बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं, उस सिस्टम का भी है जो एक इंसान को चाय वाला फकीर और भगवान तीनों इमेज में बेचता है। कहानी जो हमें सुनाई गई, बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था, बहुत गरीब था, भूखे पेट दिन गुजारे। लेकिन जब पत्रकार, बायोग्राफर और न्यूज आर्टिकल्स पुराने तस्वीर और घर की डिटेल्स को खंगालते हैं तो तस्वीर कुछ और ही निकल के आती है। स्टेशन के पास की कैंटीन, पक्का घर, स्कूल में रेगुलर पढ़ाई, बीए एमए तक की डिग्री, क्या ये उस एक्सट्रीम गरीबी से मेल खाता है जिसकी पेंटिंग आज पब्लिक के सामने दिखाई जाती है? फिर सवाल उठता है, गरीबी की कहानी लोगों के दर्द से जुड़ने का जरिया है या वोट बटोरने का टूल? जबकि किसी नेता का असली स्टेट उसका काम होना चाहिए, तो बेचने के लिए बचपन का ओवर ड्रामेटिक स्ट्रगल क्यों जोड़ा जाता है? एक और मैंने बस चाय बेची वाला डायलॉग, दूसरी और रिकॉर्ड्स बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में बीए, गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए और साथ साथ आरएसएस में एक्टिव रोल। 8 साल की उम्र से शाखाएं, युवा होते होते फुल टाइम प्रचारक, इमरजेंसी के दौरान भाषण, अंडरग्राउंड नेटवर्क और राजनीतिक ट्रेनिंग। कितने गरीब बच्चों को उस दौर में ये सब मौके मिलते थे? तो फिर कहानी पढ़े लिखे टैलेंट ऑपरेटिव पॉलिटिकल की क्यों नहीं सुनाई जाती? सिर्फ बेचारा चाय वाला क्यों बेचा जाता है? क्या हमें फैक्ट्स से ज्यादा फील गुड स्टोरी सुनना पसंद है? कम उम्र में शादी, पत्नी का होना, पर बाद में खुद को लगभग अविवाहित तपस्वी की तरफ प्रोजेक्ट करना, ये भी कहानी का हिस्सा है। एक आम नागरिक जब शादीशुदा जिंदगी संभालता है तो समाज उसे जिम्मेदार मानता है, लेकिन जब कोई नेता अपनी ही पत्नी को पब्लिक लाइफ से पूरी तरह काट दे और फिर उसी चीज को देश के लिए त्याग की तरह मार्केट करे, तो क्या ये पर्सनल डिसीजन है या फिर इमोशनल मार्केटिंग? क्या अच्छा नेता होने के लिए अपना परिवार छोड़ना जरूरी है या फिर सिस्टम हमें सिखा रहा है कि इमोशन बेचने के लिए निजी रिश्ते भी एक प्रोडक्ट है? इमरजेंसी खत्म होती है, संघ के बड़े बड़े नेताओं की नजर पड़ती है, ये आदमी डरता नहीं, स्पीच दे सकता है। धीरे धीरे इन्हें रीजनल लेवल की जिम्मेदारी मिलती है। फिर 1980 में बीजेपी में शिफ्ट किया जाता है। 1990 राम मंदिर आंदोलन, LK आडवाणी की रथ यात्रा सोमनाथ से अयोध्या तक। कौन प्लान कर रहा था? रूट, भीड़, मैनेजमेंट कौन देख रहा था कि ये पूरा सीसीटीवी फुटेज और फोटो में कैसा दिखेगा? यहाँ पहली बार नरेंद्र मोदी नेशनल लेवल पॉलिटिक्स के बैक स्टेज मास्टरमाइंड के रूप में उभरते हैं। क्या हमें कभी ये कहानी सुनाई गई या बस इतना बताया गया वो तो साधारण चाय वाला है जो अचानक ऊपर आ गया? 1995-1998 गुजरात में मोदी का रोल बढ़ता है, जनरल सेक्रेटरी, फिर और पावर। 2001 में अचानक फैसला आता है, केशुभाई पटेल हटते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनते हैं। किसी ने सोचा नहीं था कुछ महीने बाद 2002 में गुजरात आधुनिक भारत के सबसे काले चैप्टर्स में से एक दिखेगा। साबरमती एक्सप्रेस, S5 S6 कोच में आग, 59 लाशें, पूरे गुजरात में डंगों की सुनामी, लाइव टीवी पर जली हुई बॉडी, रोते लोग, चीखता अहंकार, गुस्से से भरी भीड़। यह सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन पहले किस पर टूट पड़ा, असली सवाल ये था राज्य की मशीनरी कहाँ थी? पुलिस ने टाइम पर कंट्रोल क्यों नहीं किया? किसने क्या ऑर्डर दिया? 2 कसौटियां, 2 अलग रिपोर्ट्स, 2 अलग नैरेटिव। एक कहती है एक्शन का रिएक्शन, दूसरी कहती है राज्य की नाकामी या मिलीभगत। दोनों में से कौन पूरी तरह सच है शायद हम लोग कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन जनता के दिमाग में एक बात फिक्स हो गई, ये आदमी मजबूत है, खुद को खुलेआम हिंदुओं का नेता दिखाने से नहीं डरता। दंगे के बाद भी राजनीति नहीं रुकती। गुजरात में बिजली की स्कीमें, ज्योति ग्राफ, इंडस्ट्री को भुलाने के लिए आसान नीतियां, हाईवे, पोर्ट इन्वेस्टमेंट समिट्स, ये सब मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, गुजरात मॉडल। समर्थक कहते हैं देखो जहाँ वो है वहाँ सड़क, बिजली, उद्योग सब है। आलोचक पूछते हैं क्या ये विकास सबके लिए है या सिर्फ चुनिंदा कंपनियों और शहरों तक ही सीमित है? फिर एक और सवाल, क्या विकास का मतलब डिसीडिंग वॉइसेस को साइडलाइन करना भी है? क्या विकास के नाम पर दंगों की नैतिक जिम्मेदारी भुला देनी चाहिए? क्या हम लोग सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं या इंसाफ भी? 2014 आते आते कांग्रेस सरकार से जनता थक चुकी थी। करप्शन, इसके महंगाई, कमजोर लीडरशिप की इमेज। बीजेपी ने एक नया फ्रेम बनाया, ये चुनाव चाय वाला बनाम शहजादा है। एक तरफ खुद को गरीब परिवार से आया, संघर्ष से निकला दिखाने वाला नेता, दूसरी तरफ प्रिविलेज्ड राजनीतिक परिवार का वारिस।
टीवी, डिबेट्स, सोशल मीडिया, पोस्टर्स, हर जगह ये नैरेटिव दोहराया गया। फिर सवाल, क्या हम नीतियां देखकर वोट दे रहे थे या बचपन की कहानियां सुनकर? किसी आर्टिकल ने पूछा, क्या भारत एक व्यक्ति को चुन रहा है या एक इमोशनल स्टोरी को? जो भी हो, नतीजा ये निकला कि बीजेपी को 1984 के बाद पहली बार इतनी बड़ी मेजोरिटी मिली और नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। 2016 एक रात देश के प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और कहते हैं, आज आधी रात से 500 और 1000 के नोट बंद। क्यों? काला धन खत्म होगा, करप्शन पर प्रहार, टेरर फंडिंग रुक जाएगी। इन सब का तो पता है, लेकिन रियलिटी? बैंक और एटीएम के बाहर किलोमीटर लंबी लाइनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार अपना ही पैसा बचाने के लिए दिन भर धूप में खड़े रहे। कई रिपोर्ट्स ने दिखाया कैसे ज्यादातर केस किसी न किसी तरह बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया। तो फिर सवाल, कितना काला धन सच में खत्म हुआ और कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी सिर्फ झटके में थम गई? 2017 में जीएसटी, एक टैक्स एक देश, थ्योरी में सिंपल सिटी, ग्राउंड पर रूल्स का जंगल। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को या छोटे व्यापारियों को जो महीने महीने रिटर्न और ऑनलाइन फॉर्म के जाल में फंस गए? क्या ये दोनों फैसले बड़े लोगों पर वार थे या असल में सबसे कमजोरों पर गिरे? 2019 के चुनाव से ठीक पहले पुलवामा हमला, हमारे जवान शहीद, देश भर में गुस्सा, हम बदला चाहते हैं कि आवाज है। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमला करती है। सवाल यह सेना की बहादुरी पर नहीं, नैरेटिव पर है। कई चैनलों ने हर फ्रेम में ये मैसेज डाला, ये स्ट्राइक मोदी ने करवाई। पहली बार किसी पीएम ने ऐसा दम दिखाया। क्या पहले किसी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की थी? या पहली बार मीडिया को इसे एक व्यक्ति के ब्रांड से जोड़ने का मौका मिल गया? जब युद्ध और सुरक्षा जैसे सीरियस मुद्दों को चुनावी पोस्टर बना दिया जाए तो जनता सवाल पूछती है, ये देश की सुरक्षा है या वोट की रणनीति? बालाकोट के बाद चुनाव, नैरेटिव साफ, मजबूत नेता चाहिए या कमजोर नतीजा? बीजेपी 303 सीट। फिर आता है आर्टिकल 370। दशकों से चल रही बहस, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, अलग झंडा, अलग नियम, कुछ ही समय में 370 हटाने का फैसला, कश्मीर को बाकी राज्यों जैसा कानूनी दर्जा। समर्थक कहते हैं ये ऐतिहासिक कदम है, पहली बार किसी नेता ने ये हिम्मत दिखाई। आलोचक पूछते हैं, क्या इससे कश्मीर की आम जनता की रोजमर्रा की दिक्कतें खत्म हो गई? क्या वहाँ राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अधिकार मजबूत हुए या और कमजोर? फिर भी इमेज बिल्ड में ये कदम गोल्डन सर्टिफिकेट बन गया। ये वो आदमी है जो बोलता भी है और करके भी दिखाता है। यही से कल्ट अपने पीक पर पहुंचता है। मंदिर, मूर्तियां, पूजा और वो मशहूर लाइन, बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता देंगे। ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। ये तो फिर अंधविश्वास नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है, हम भक्त हैं। सवाल ये नहीं कि अतिशयोक्ति है या नहीं, सवाल ये है कि लोकतंत्र में ये सोच कितनी खतरनाक हो सकती है। 2024 से पहले एक और बड़ा इमोशनल काट, अयोध्या में राम मंदिर का इनॉग्रेशन। केस किसी और ने लड़ा, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। दशकों की लड़ाई में हजारों कार्यकर्ताओं, नेताओं, दानदाताओं का रोल रहा, लेकिन कैमरे के फ्रेम में लगभग पूरा फोकस एक ही चेहरे पर रहा। मंदिर पूरी तरह तैयार भी नहीं, फिर भी जल्दी जल्दी इनॉग्रेशन टाइमिंग, सीधे चुनाव से पहले न्यूज स्टूडियो में 400 पार का नारा, पूरे देश में एक ही साउंड बाइट, ये सब इन्हीं ने किया। लेकिन जब नतीजा आया, बीजेपी 240 सीट पर रुक गई। फुल मेजोरिटी नहीं मिली, मतलब ये नहीं कि कल्ट खत्म हो गया। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अब भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये मैसेज जरूर गया, केवल मंदिर, आर्टिकल 370 और इमेज बिल्डिंग से हमेशा 300 प्लस सीटें गारंटी नहीं। कहीं ना कहीं युवा वोटर, बेरोजगार, पेपर लीक से परेशान स्टूडेंट, महंगाई से जूझ रहा मिडिल क्लास, इन सब की बुनियादी नाराजगी नए संकेत दे रहे हैं। एक तरफ मंदिर की भव्यता, दूसरी तरफ लाखों युवा कोचिंग सेंटरों के कमरों में घुटते हुए सालों पढ़ाई, एग्जाम की तैयारी, फॉर्म भरने के पैसे और फिर पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल। जब ये एक बार नहीं बार बार होने लगे तो सवाल सिर्फ सरकार से नहीं, पूरे सिस्टम से उठने लगे। क्या जो सरकार 370 हटा सकती है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन करा सकती है, वो पेपर लीक रोकने में इतनी कमजोर क्यों दिखती है? क्या स्टूडेंट्स की मेहनत मंदिर और प्यार से कम पवित्र है? जब कोई नेता खुद को भगवान की तरफ प्रोजेक्ट करे तो क्या वो युवा की जिम्मेदारी भी भगवान की तरह उठाता है, या सिर्फ वोट के समय उन्हें युवा शक्ति कहकर साइड में कर देता है? लोकतंत्र में मीडिया जनता की आंख और कान मानी जाती है, लेकिन जब बड़े बड़े चैनल एक ही लाइन दोहराने लगे, जो बोले सो मोदी नाम, देशद्रोही वर्सेस देशभक्त, तो खबर और प्रचार के बीच की लाइन धीरे धीरे मिटने लगती है। कई रिपोर्ट्स और स्टडीज ने इशारा किया कि कैसे सरकारी नीतियों, बजट और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट्स ने मीडिया की इंडिपेंडेंस को कमजोर किया है। एनडीटीवी जैसे चैनल के टेक ओवर, क्रिटिकल एंकर्स के इस्तीफे, सोशल मीडिया पर आईटी सेल्स की आर्मी, ये सब मिलकर एक ही मैसेज बनाते हैं, या तो हमारे साथ या फिर देश के खिलाफ।
क्या लोकतंत्र में आलोचना गद्दारी है? क्या सवाल पूछना सिर्फ एंटी नेशनल का काम है? जब किसी नेता की आलोचना सीधे धर्म, राष्ट्र और भगवान से जुड़ जाए तो फिर तथ्य और भगवान की लड़ाई में जीतेगा कौन? तो अब पूरा फ्रेम देखिए। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड, काफी पढ़ाई, आरएसएस से राजनीति तक लंबी तैयारी, गुजरात का उदय, 2002 का त्रासदी, डेवलपमेंट की बहस, 2014, 2019, 2024 के मैंडेट, नोटबंदी, जीएसटी, 370, राम मंदिर और साथ साथ बेरोजगारी, पेपर लीक, मीडिया का झुकाव, धर्म और राष्ट्रवाद की ओवरडोज। इस सब के बाद असली सवाल ये नहीं कि नरेंद्र मोदी हीरो है या विलन। असली सवाल ये है कि हम बटोर नागरिक उन्हें क्या मानते हैं। एक इंसान जो गलती भी कर सकता है और सही भी, जिस पर सवाल भी उठेगा और क्रेडिट भी दिया जाएगा, या एक भगवान जिसके आगे सवाल पूछना भी पाप है। सब हो जाता है अगर संत चाह लेगा तो सब हो जाता है। बालू खा के पेट भर लेता है। जब कोई मजदूर बिना बिजली, बिना शिवर वाले घर में रहकर भी ये कहता है मैं मिट्टी खाकर भी जी लूंगा पर मोदी जी पर सवाल नहीं उठाऊंगा, तो खतरनाक बात सिर्फ गरीबी नहीं, वो अंधभक्ति है जो लोकतंत्र को धीरे धीरे खोखला करती है। लोकतंत्र में नेता बदल सकते हैं, पार्टियां बदल सकती है, लेकिन अगर जनता सोचना बंद कर दे, सवाल पूछना छोड़ दे, तो फिर बदलाव कैसे आएगा? आपको क्या चाहिए, एक ताकतवर नेता या एक अछूत भगवान? और अगर कल कोई और पार्टी, कोई और नेता आपकी भावनाओं और धर्म डर से खेलकर खुद को बेचने लगे, तो क्या उसे भी बिना सवाल के स्वीकार कर लेंगे? फैसला सिर्फ मोदी के बारे में नहीं, हमारे बारे में। हम कितने जागरूक हैं और कितने तैयार अपनी ही बनाई हुई भक्ति से ऊपर उठने के लिए।